हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रशांत सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसी को आप एलपीजी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो 1956 की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो किस प्रकार की थी, क्लोज्ड पॉलिसी थी, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वो फेल हुई या उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले जिसकी वजह से हमको 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आनी पड़ी। उसके पहले क्या हुआ कि इकोनॉमी जो थी वो डाउन जाने लगी। तो क्या था, कैसे काम हो रहा था, उसके बारे में आज बात करेंगे। अब देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री का डेवलपमेंट की बात हो रही थी, बोल रहे थे कि प्लानिंग करेंगे, देश के विकास की बात कर रहे थे। तो लगातार जो सबसे ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो एक मॉडल आपके सामने आता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान का नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल जो था उसी को आप ट्रिकल डाउन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो नेहरू महालनोबिस मॉडल है उसमें ये बोला गया था इनके द्वारा कि कंट्री में आप जो डेवलपमेंट करें वो टॉप लेवल पे करें और उसका असर जो है वो ग्रॉस रूट तक, वो नीचे लेवल तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये इस मॉडल की बात कही गई थी। अब 1956 में, अब अगर मैं बात करूं कि 1956 में हम जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कंट्री में कोशिश कर रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बची रहे। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को अपने अंडर में ले रखा था। गवर्नमेंट मान रही थी कि जो चीज़ें हैं वो हम ही चलाएंगे। अब ये तो देख लिया था कि बाहर से कंपनियां आकर, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो थी वो यहाँ पर बिजनेस के नाम पर और फिर धीरे धीरे रूल करने लगती थी। तो ये एक डर बना हुआ था। तो इसकी वजह से क्या बोल रही थी सरकार कि जो चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे कि हम ही उन चीज़ों को चलाने की कोशिश करें, और मेन ऑब्जेक्टिव था देश का विकास। यहाँ पर ट्रेड करना या बाकी चीज़ें करना ऑब्जेक्टिव नहीं थे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से, किसी भी तरीके से हम क्या कर सके, देश का विकास कर सके। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम क्लोज्ड पॉलिसीज़ अपना रहे थे। हम ये बोल रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। हम ये बोल रहे थे कि कोई भी विदेशी निवेश भारत में निवेश नहीं करेगा, या कोई भी विदेशी निवेशक भारत में निवेश नहीं करेगा, और भारत का कोई निवेशक देश के बाहर जाकर निवेश नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी, तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, उसके बारे में बात करूंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन और क्या चीज़ें थी, तो गवर्नमेंट जो थी वो चीज़ों को अपने ही अंडर में रख रही थी। फैक्ट्री जो थी, जो इंडस्ट्री थी, वो जो काम कर रही थी, सारी मैक्सिमम चीज़ों पर रेगुलेशन किसका था, सरकार का था। अलग अलग चीज़ों के लिए लाइसेंस सिस्टम चल रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीज़ों के लिए अलाउ ही नहीं कर रही थी प्राइवेट इन्वेस्टर को, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो। कुछ चीज़ों पे लिए वो लाइसेंस दे रही थी कि हाँ आप ये काम करिए, लेकिन कुछ चीज़ों को आज उस समय वो अपने अंडर में ही रखना चाह रही थी। धीरे धीरे करके सरकार को ये समझ में आने लगा कि यार कुछ चीज़ों को, कुछ सेक्टर को तो हम लगातार अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर जो हैं वो डाउन जा रहे हैं, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक पड़ रहा है। तो फिर ज़रूरत समझ में आने लगी कि यार नहीं, अब हमको क्या करना है, हमको दूसरे लोगों को देना चाहिए जिनके पास पैसा है, क्योंकि हम कब तक पैसा लगाएंगे, हमारे जेब से पैसा जा रहा है, लॉस में जा रही हैं चीज़ें, और कोई पॉजिटिव साइन जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सरकार को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। लेकिन उसके पहले क्या हो रहा था उसके बारे में देख लीजिए। अब क्या हुआ कि जब हम नेहरू महालनोबिस प्लान अपनाए उस टाइम पे इन्होंने बोला कि आप टॉप लेवल पे डेवलपमेंट कीजिए, लोअर लेवल पर जाकर डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ये कुछ हद तक फेल भी हुआ। ठीक है, इसलिए कंट्री में क्या हुआ कि जो गैप है, जो अमीर और गरीब का गैप है, वहाँ पर एक रीज़न इसको भी आप बोल सकते हैं कि हमने ऐसा मॉडल चुना था कि हम एक अलग लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं और अज्यूम करके चल रहे हैं कि नीचे लेवल पे डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये फेलियर ही था उन चीज़ों का। इंस्पेक्टर राज जैसी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर राज आपने सुना होगा। तो इंस्पेक्टर राज का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर राज का मतलब होता है कि जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है, जो भी फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, उसमें रेगुलेशन जो है सरकार का बहुत, या निगरानी जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि जब ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे आप किसी चीज़ में, तो जो इन्वेस्टर है उसको लगेगा कि यार हम अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर सकते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट फिर वो करेगा ही नहीं। तो अगर इंस्पेक्टर राज जैसी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, या किसी भी कंट्री में क्या होता है, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट डाउन होता है। इंस्पेक्टर राज से रिलेटेड कुछ टाइम पहले ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए भी बना था क्योंकि जो एक्स आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, जो अपने स्टेटमेंट के लिए लगातार चर्चा में बने रहते हैं, तो उनका ये कहना था कि सरकार जो है वो अभी भी इंस्पेक्टर राज जैसी चीज़ें अपना रही है।
सरकार जो है उसको लिबरलाइजेशन अब अपनाने की ज़रूरत है, पूरे तरीके से लिबरलाइजेशन, सिर्फ नाम के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे नियम इजी हैं, कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे नियम टफ हैं। तो आप यहाँ से वर्ल्ड में भी कंपेयर कर सकते हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नियम को लिबरल कर रखा है तो वो क्या है, उस कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, 1991 के टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ और कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो हमारे इन्वेस्टमेंट से, ट्रेड से रिलेटेड रूल जो हैं वो काफ़ी लिबरल कर दिए गए, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे कंट्री की रैंकिंग अप चली गई। अभी की सिचुएशन कुछ और है, पहले की बातें हम जो कर रहे हैं कि जो हम धीरे धीरे करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पे क्या था, 1991 के टाइम पे क्या था और कुछ सालों पहले कैसी हालत थी, बात समझ में आ रही है। तो इंस्पेक्टर राज में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सभी चीज़ों पर रेगुलेशन करती है, जिसके कारण से जो प्राइवेट है वो सही तरीके से अपने तरीके से काम नहीं कर पाते, तो इन्वेस्टमेंट पे इसका असर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल रही थी, इंस्पेक्टर राज जैसी चीज़ें, तो ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित भी कर रहे थे, बात समझ में आ रही है। अब ये बोला गया कि कोई भी विदेशी निवेशक जो है वो भारत में आकर निवेश नहीं कर सकता है, कोई भी भारत का निवेशक जो है वो देश के बाहर जाकर निवेश नहीं कर सकता है। तो इसके ड्रॉबैक भी हैं ना, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नहीं खोलेंगे, अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नहीं खोलेंगे तो सारा का सारा चीज़ किसके ऊपर बर्डन जाएगा, तो वो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। अब गवर्नमेंट अगर इतनी कैपेबल है कि वो चीज़ों को संभाल सकती है, वो अपने पास से पैसे खर्च कर सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सरकार की हालत वैसे ही नाजुक है तो फिर वैसी कंडीशन में तो कंट्री लॉस में जाएगी ही, कंट्री की विकास की तो बात दूर है, मिनिमम चीज़ें जो हैं वो भी पूरे तरीके से नहीं हो पाएंगी, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो 1956 की पॉलिसी थी उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो अलग अलग तरीके से पड़ रहा था, हम एक एक करके उसकी भी बात कर लेते हैं। कि यहाँ पर मैंने बोला कि एग्रीकल्चर जो था वो सफ़र कर रहा था, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसों की कमी के कारण या बाकी चीज़ों के कारण हम उसमें भी सफ़र करना स्टार्ट कर दिए थे। दूसरा बोल रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज नेग्लिजिबल विच अफेक्टेड द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी। अगर किसी भी देश में विदेश से पैसा नहीं आएगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी या जो फॉरेन कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तो फिर कंट्री के अंदर पैसा आएगा कहाँ से, बात समझ में आ रही है। तो वो क्या हो रहा था, उससे हमारा जो फॉरेन करेंसी था वो कंट्री के अंदर इनफ्लो जो था, आना जो चाहिए था, वो प्रभावित हो रहा था, ना के बराबर हो रहा था। तीसरा बोल रहा है कि अब सारी चीज़ें तो कंट्री के अंदर हो नहीं रही थी ना कुछ तो हमको आयात करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो आयात करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि रुपये के फॉर्म में ही कर लेंगे, इंपोर्ट तो रुपये के फॉर्म में नहीं हो रहा है ना, हार्ड करेंसी के फॉर्म में होगा। तो हार्ड करेंसी कैसे आएगी, हार्ड करेंसी तब आएगी जब दूसरे देश से निवेश बढ़ेगा। अब निवेश तो आपने बोल दिया कि नहीं, निवेश करना ही नहीं है, जो करेगी वो सरकार करेगी, तो इंपोर्ट तो आप उसी पैसे से करोगे जो पैसा आपके पास में पहले से है। तो जेब से पैसा लगा रहा, आपकी इनकम नहीं हो रही है बाहर से, लेकिन आप जेब से पैसा लगा के और चीज़ों को कर रहे हो। तो जब तक ये चीज़ें रहेंगी तो उससे क्या होगा, उससे आपका फॉरेक्स भी तो प्रभावित होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि क्योंकि इंपोर्ट जो था वो लगातार हमारे देश का, आज भी वही कंडीशन है, इंपोर्ट जो है वो हमारे देश का लगातार हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा बना रहता है, जिसके कारण से कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आज की बात करें जितना आता है उससे ज़्यादा बाहर जाता है, बात समझ में आ रही है। अब उस कंडीशन में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आपने मना ही कर दिया था, ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मना हो गया तो फॉरेक्स से जो करेंसी है वो जितना है उसी करेंसी से आप क्या कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेक्स आपका बढ़ नहीं रहा है और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हमको वो चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट बोल रहे हैं कि इंपोर्ट वाज मोर देन एक्सपोर्ट विच डिप्लीटेड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मोर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपका इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा था हमारा इंपोर्ट, तो उस कंडीशन में वो हमारे फॉरेन रिजर्व को लगातार प्रभावित कर रहा था, उस पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मीट अवर एक्सपोर्ट, अब देखिए इंपोर्ट तो करना है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम कंट्री में इंपोर्ट बंद कर देंगे, तो इंपोर्ट करना ही है, लेकिन जो हमारा फॉरेक्स है वो डाउन हो रहा है। तो वैसी कंडीशन में क्या चीज़ें खरीदनी है तो फिर हम क्या कर लेते हैं, हम बोरो कर लेते हैं, हम उधार ले लेते हैं। तो कंट्री भी यही कर रही थी, देश भी यही कर रहा था, उसका एक्सटर्नल लोन ज़्यादा हो रहा था। वो क्या कर रही थी, दो देश के बाहर से वो पैसा ले रही थी, लोन ले रही थी, इसकी वजह से उसका जो डेप्ट था, उसका जो लोन था वो लगातार बढ़ रहा था। लोन बढ़ने के कारण देश की हालत जो थी वो लगातार खराब हो रही थी। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, तो जो कंपटीशन है, अब देखिए जहाँ किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा लोग बेचेंगे, एक से ज़्यादा सप्लायर होंगे, वहाँ पर उनमें कंपटीशन होगा। लेकिन जहाँ पर ऐसा है कि
पता है कि इस प्रोडक्ट को हम ही बेच रहे हैं, तो कंपटीशन जो है वो जीरो हो जाएगा। असर किसको मिलता है? कंज्यूमर पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं थे, एब्सेंस थे, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन नहीं होने के कारण देश में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे और इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि जो थी वो वहाँ पर नकारात्मक थी, वो बढ़ नहीं रही थी। लाइसेंस सिस्टम था, इंस्पेक्टर राज था, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहा था। मैंने आपको पहले ही बोला, लाइसेंस सिस्टम मतलब कि सरकार जो है वो बता रही है कि इस सेक्टर में हम लाइसेंस देंगे, इस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, इस सेक्टर में नहीं दे रहे तो नहीं काम कर सकते। अगर आप काम करेंगे तो हमारी निगरानी आप पर रहेगी। मतलब कि जो रूल है वो थोड़ा सा टफ है। तो रूल अगर टफ रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में क्या होगा? डाउन ही होगा। इन्वेस्टमेंट डाउन होगा तो क्या होगा? कंट्री का फॉरेन रिजर्व भी डाउन रहेगा। तो ये एक नकारात्मकता कि इंस्पेक्टर राज और लाइसेंसिंग सिस्टम जो थे वो उसके कारण से देश में जो निजी निवेश था वो क्या हो रहा था? डाउन जा रहा था। अब निजी निवेश में दोनों, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब 1991 के पहले क्या हो रहा था? उस टाइम पे ये सारी सिचुएशन थी। धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो नकारात्मक पाथ पे जाने लगी थी, जिसके कारण से देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ या भुगतान संतुलन का घाटा हुआ। अब आपको आईएमएफ के बारे में पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पता है कि जब भी किसी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, भुगतान संतुलन का घाटा होता है, या जब भी किसी देश को सॉवरेन डेफिसिट होता है, तो उस देश को जो लोन देने का काम करता है उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए वो आईएमएफ। तो इंडिया में भी हालात यही थे। 1956 तक क्लोज्ड चीज़ें थी, इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं था, तो कंट्री का जो फॉरेक्स था वो लगातार कम हो रहा था, लगभग जीरो पे पहुंच गया था। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, तो देश में भुगतान संतुलन का घाटा हुआ। अब जब भुगतान संतुलन का घाटा हुआ तो उस टाइम ड्यूरेशन में याद किसकी आई? आईएमएफ की। तो आईएमएफ ने बोला कि चलो हम आपको पैसे देंगे, लेकिन आईएमएफ जब भी किसी देश को ऐसी कंडीशन में पैसे देता है तो वो अपनी कुछ शर्तें भी रखता है। अब शर्तें इसलिए ना, क्योंकि आईएमएफ ये बोल रहा है कि हम पैसे दे देंगे, आप वही चीज़ें फिर से करोगे तो आप तो फिर से लॉस में जाओगे ना, तो आपका तो विकास होगा ही नहीं, आप वैसी चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो उसकी कंडीशन के लिए फिर क्या बोला जाता है? आईएमएफ बोलता है कि पैसे तो ले लो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे द्वारा बताई गई कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। वो शर्तें क्या होती हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल। ठीक है, थोड़ी देर में इसके बारे में भी बात करूंगा, अभी सिर्फ आप ये पॉइंट देख लीजिए। तो लिबरलाइजेशन बोला कि आपको लिबरल होना पड़ेगा, आपको प्राइवेट कंपनियों का लिए खोलना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, आपको ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा अपनी कंट्री में। तो इससे क्या होगा? आपके कंट्री में निवेश बढ़ेगा। ये तीनों चीज़ें से कैसे होगा थोड़ी देर में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रिड्यूस द साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा बड़ा कर रखा है ब्यूरोक्रेसी को तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, आपके खर्च बढ़ेंगे। तो जिसकी जरूरत नहीं है तो अपने क्या करिए? अपने ब्यूरोक्रेसी के साइज को आप कम कर दीजिए, इससे आपकी कंट्री का एक्सपेंडिचर अपने आप डाउन हो जाएगा, तो आपका लॉस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रिड्यूस द साइज ऑफ मिनिस्ट्रीज। मंत्रालयों के आकार को कम करिए। मंत्रालय का साइज जितना बड़ा होगा उस मंत्रालय में खर्च उतने ज़्यादा होंगे, तो मंत्रालयों के साइज को क्या कर दीजिए? आप डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ब्रिंग डाउन द सब्सिडीज। जो आप अनुदान दे रहे हैं, जो वोट बैंक के कारण जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उस टाइम पे जरूरी था कि डेवलपमेंट करना है, लोगों के पास पैसा नहीं है, विकास करना है, तो सहायता जरूरी थी। लेकिन जो ऐसी सहायता है जो आप वोट बैंक के लिए दे रहे हैं तो उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करें? आप ऐसे अनुदान को आप कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जो आपका फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, जो राजकोषीय घाटा है, तो उसको कम करने के लिए लगातार आप प्रयास करिए। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि ऐसी स्कीम या ऐसी वेलफेयर स्कीम या जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं जिनका अब आउटपुट नहीं रह गया, कि कल्याणकारी योजनाएं चलाए थे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चली और उतना कल्याण हो चुका है, अब उस योजना से किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो बोला जा रहा है कि ऐसी योजनाओं को आप क्या कर सकते हैं? आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब 1991 के टाइम ड्यूरेशन में आईएमएफ से लोन ले लिया। अब आईएमएफ से लोन लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। तो भारत के केस में ये अच्छी चीज़ है कि भारत ने वर्ष 2000 तक आईएमएफ के द्वारा लिया हुआ पूरा का पूरा लोन रिटर्न कर चुका है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस तो बनी, लेकिन आईएमएफ से इंडिया ने लोन नहीं लिया। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो ऐसी सिचुएशन में
फिर जब इकोनॉमी डाउन थी तो उस टाइम ड्यूरेशन में एक भगवान के रूप में आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल काफ़ी विवादित रहा था और इतने सक्सेस नहीं माने जाते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर वो ज़बरदस्त थे। अगर उनके वित्त मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को देखा जाए, उनकी पॉलिसीज़ को देखा जाए तो काफ़ी बड़ा योगदान उन्होंने दिया है और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम राव मनमोहन मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही राव मनमोहन मॉडल क्या था, यही राव मनमोहन मॉडल जो था, इसी को आप LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। और राव मनमोहन, यही हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था। बात समझ में आ रही है। अब इसी में क्या हुआ, इसी में इन्होंने बोला कि आप ये चीज़ें करिए, आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं मॉडल के बेसिस पर क्या क्या कहा गया कि आप LPG मॉडल अपनाइए। कंट्री के अंदर क्या करना चाहिए, LPG अपनाना चाहिए। अब LPG क्या, तो LPG में L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण। अब जैसे अभी मैंने आपको रघुराम राजन का एक नाम लिया और वहाँ पर बोला कि रघुराम राजन जी ने ये बोला है कि कंट्री में, जिस भी कंट्री में रूल जो है, निवेश से संबंधित जो नियम है, वो जितने उदार होंगे उस देश में निवेश उतना ज़्यादा होगा, और निवेश से संबंधित नियम जितने टफ होंगे उस देश में निवेश उतना कम होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर अपने देश में निवेश बढ़ाना है तो राव मनमोहन मॉडल में यही पहला पॉइंट था कि आप क्या करिए, आप लिबरलाइजेशन अपनाइए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम लिबरलाइजेशन अपनाएंगे, हम अपने जो निवेश से संबंधित नियम है उनको क्या कर देंगे, उनको उदार कर देंगे, लिबरल कर देंगे। तो जब रूल लिबरल हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कंट्री में फॉरेन रिजर्व आएगा। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अपने आप कम होने लगेंगे। तो ये एक फ़ायदा था इससे। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। अब ज़रूरत नहीं है ना कि अगर सरकार सभी सेक्टर को अपने अंडर में कर रही है और उसमें आधे से अधिक सेक्टर में वो लॉस में जा रही है, तो ये कोई कंट्री के डेवलपमेंट की बात नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को दे दे कि सरकार का भी भार जो है वो कम हो जाए और देश का विकास भी हो। तो प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही गई। ये बोला गया कि आप क्या करिए, ऐसे सेक्टर्स जो लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं ऐसे सेक्टर जो लॉस में जा रहे हैं, उन सेक्टर को क्या करिए, आप पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, उन सेक्टर को क्या कीजिए, आप पहले डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए या विनिवेश कीजिए, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करिए, आप प्राइवेटाइजेशन करिए, तो आप निजीकरण कर दीजिए। तो अब बात ये आती है कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या हुआ, विनिवेश और निजीकरण में डिफरेंस क्या हुआ। तो अगर मान लीजिए कि किसी एक यूनिट में सरकार के पास में 100% के शेयर, 100% हिस्सेदारी है, सरकार उसको डाउन करके मिनिमम जो है, ठीक है, सरकार जो है उसको डाउन करके, सॉरी, मैक्सिमम जो है वो 49% तक ही सेल करती है। ठीक है, तो जब तक 49% तक सेल होगा तो मैक्सिमम शेयर किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास में है। तो जब तक गवर्नमेंट के पास में मैक्सिमम शेयर रहेंगे और मैक्सिमम 49% तक प्राइवेट को सेल किया जाएगा, तब तक ये प्रोसेस क्या होगी, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अब 49% से ज़्यादा, मान लीजिए कि 60% प्राइवेट को दे दिया और 40% सरकार के पास में है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर उसका निजीकरण हो गया। तो अब 100 रुपये अगर लग रहे हैं तो 40 रुपये सरकार दे रही है और 60 रुपये जो है वो कौन दे रहा है, वो प्राइवेट दे रहा है। तो गवर्नमेंट का जो अगर लॉस में था ये चीज़ें, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो फालतू में जा रहे थे ना, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ से क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन के कारण कम हो गया। निवेश कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी कर रही है। तो अब विकास के लिए ऐसी कंडीशन जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, तो प्राइवेटाइजेशन को भी परमिशन दी गई। और तीसरा बोला गया कि आप ग्लोबलाइजेशन करिए। ग्लोबलाइजेशन क्या, तो अभी मान लीजिए कि आपने प्राइवेटाइजेशन किया लेकिन आपने सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को ही परमिशन दी है कि आप ही सिर्फ यहाँ पर क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई फॉरेन कंपनी भी यहाँ पर आना चाहती है तो फिर उसके लिए क्या है, तो फॉरेन कंपनी, तो ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन कंपनी तभी आ सकती है जब आप वैश्वीकरण को अपनाएंगे। वैश्वीकरण का मतलब कि आपका ये जो पूरा विश्व है, ये जो संसार है, ये पूरा एक बाजार की तरह काम करना चाहिए।
कि जैसे मान लीजिए कि मुंबई का इन्वेस्टर कर्नाटका में जाकर इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है, हैदराबाद का इन्वेस्टर एमपी में आकर इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है, तो वैसे ही चाइना का इन्वेस्टर, कनाडा का इन्वेस्टर इंडिया में आ जाए और इंडिया के इन्वेस्टर दूसरे देश में चले जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरा वर्ल्ड एक बाजार की तरह काम करेगा तो किसी भी देश का इन्वेस्टर किसी भी देश में जाकर निवेश कर सकता है। तो इससे होगा क्या, वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंट्री के अंदर निवेश आएगा और निवेश आने से उस देश के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी, बढ़ोतरी दर्ज होगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं। अब जब ये इम्पैक्ट अपनाया, ये अब जब ये मॉडल अपनाया गया तो इस मॉडल के अपनाने के बाद में इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले। ठीक है, अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिले, तो पहला ये बोल रहे हैं कि जब एलपीजी मॉडल अपनाया गया तो उसके बाद जो हमारा देश था वो वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों का मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री में शामिल हो चुका था। मतलब कि जो इन्वेस्टर थे वो प्रेफर कर रहे थे कि हम जो इन्वेस्टमेंट करें वो कहाँ करें, वो भारत में जाकर करें। तो ये एक फ़ायदा मिला था। क्यों? क्योंकि एलपीजी अपनाया गया, इन्वेस्टर को लगने लगा कि यार यहाँ निवेश करने में जो रूल हैं वो ईजी हैं, प्राइवेटाइजेशन है तो वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन है तो दूसरे देश में है तो भी निवेश कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था लिबरलाइजेशन। आपने अपने देश के जो निवेश से संबंधित नियम थे उसको आपने क्या किया, लिबरल किया, और लिबरल करते ही आप कहाँ शामिल हो गए, मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री में शामिल हो गए। तो मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री में शामिल हो गए तो क्या हुआ, आपके देश में लगातार निवेश जो था वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, और आपके कंट्री में फॉरेन रिजर्व क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, जो विकसित थी, मेनली जो विकासशील देश थे, ठीक है, या विकासशील अर्थव्यवस्था थी, तो उन डेवलपिंग इकोनॉमी, उन लार्ज इकोनॉमीज में भारत जो था वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुका था। अप डाउन हो रहा था, चाइना और इंडिया जो है वो अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन इंडिया जो था मेनली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका था और सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था जो था वो भारत उसमें शामिल हो गया, तो वो बन चुका था। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि जब हमने एलपीजी अपनाया तो एलपीजी अपनाने के बाद हमारे कंट्री में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारे कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से कंट्री की जीडीपी बढ़ी। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी के केस में इंडिया जो था वो वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्री में शामिल हो चुका है। करंट की बात करें तो वो 5th पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया जो है वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे है, टॉप 3 कंट्री में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, पिछले कई सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि जो रूल है उनको लिबरल किया गया है। रूल को लिबरल करने के बाद व्यापार सुगमता जो सूचकांक है उसमें लगातार वृद्धि हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंकिंग है वो लगातार क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, सुधार हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या हुआ है, सफिशिएंट हुआ है। इससे रिलेटेड मैंने अभी लास्ट में एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कंट्री का फॉरेक्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, उसके रीज़न और बाकी चीज़ों की हमने बात की है। तो ये हुआ क्या, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने एलपीजी अपनाया। ठीक है, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया। बात समझ में आ रही। अब जो चीज़ें हुई उसके कारण से, या जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे थे तो कुछ इसके उद्देश्य भी थे। तो उद्देश्य की बात करें तो क्यों लाया गया था, तो उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि देश में जो निजी निवेश है वो बढ़ाया जा सके, अब वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सके, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ सके। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी बढ़ाना चाहते थे कि कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ हो और उसमें जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है, उसका पोर्शन जो है वो लगातार उसमें इंक्रीमेंट हो। सरकारी हस्तक्षेप और अधिकारी हस्तक्षेप की अगर बात करें तो उसमें लगातार कमी करने की ज़रूरत थी जिससे पारदर्शिता लाया जा सके, मतलब कि इंस्पेक्टर राज जैसी चीज़ों को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। रोजगार के अवसर हम बढ़ाना चाहते थे जिससे देश में बेरोजगारी कम हो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़े। भुगतान संतुलन जैसी जो समस्या हम 1991 के टाइम ड्यूरेशन में देख चुके थे, वैसी कंडीशन भविष्य में ना बन पाए, उसके लिए हम लगातार अपने फॉरेक्स को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। इंक्रीज करना चाहते थे, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लेकर आए थे। अब ये जो इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तो पॉजिटिव साइड तो आपने देख लिया है कि अगर हमने ये अपनाया है तो उसके पॉजिटिव साइड हुए क्या है, तो रैंकिंग इंक्रीज हुई है, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो, चाहे वो परचेजिंग पावर पैरिटी हो,
फॉरेक्स इंक्रीज़ हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जीडीपी इंक्रीज़ हुई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जो फॉरेन करेंसी है वो लगातार इंक्रीज़ हुई है। तो कई सारे फ़ायदे आपको इसके कारण देखने को मिले हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या कुछ नुकसान भी हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसने काम किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, तो जो आपने पॉजिटिव देखे हैं उसी से रिलेट करके मैं आपको नेगेटिव भी बता देता हूँ। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो विदेशी कंपनी जो थी और या फिर निजी कंपनी जो थी, जो प्राइवेट थी मेनली, तो सरकार के हस्तक्षेप के कम होने के कारण ऐसी कंपनियों का क्या हुआ, एकाधिकार बढ़ा। अब एकाधिकार बढ़ा तो व्यवसायी समूहीकरण जैसी चीज़ें कि सारे व्यवसायियों ने, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक मार्केट है, वहाँ पर 5-6 लोग सामान बेच रहे हैं, तो वो आपस में मिलकर ही रेट डिसाइड कर लिए, क्योंकि लोगों के पास भी क्या है, ऑप्शन नहीं। तो जब ऑप्शन नहीं है तो उन्होंने आपस में ही एकत्रित होकर सामूहिक व्यवसायीकरण करके उन्होंने क्या बोला कि अब बढ़े हुए रेट में इनको बेचेंगे, महंगे रेट पे बेचेंगे। तो जब महंगे रेट में बेचेंगे तो इसका नुकसान किसको हुआ, कंज्यूमर को हुआ, उपभोक्ता को हुआ। तो ये एक समस्या देखने को मिली थी जिसको व्यवसायी सामूहिकरण की समस्या के नाम से जाना जाता है। लगातार लघु उद्योग जो थे वो प्रभावित हुए थे, जिसके कारण से जो ग्रामीण क्षेत्र था और जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनमें गैप जो था वो लगातार बढ़ता गया। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा तो दिया, लेकिन आपने जो रूरल एरियाज थे उनके डेवलपमेंट की कोशिश नहीं की, या कोशिश की तो वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो इसके कारण से जो अर्बन एरियाज थे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, और जो रूरल एरियाज थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, उनमें जो गैप था वो लगातार क्या होता रहा, वो इंक्रीज होता चला गया। तो ये एक समस्या थी। दूसरी चीज़ की सरकार का हस्तक्षेप कम होने के कारण, अब सरकार अगर ऐसी चीज़ें कर रही थी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सरकार का ऑब्जेक्टिव था देश का विकास करना, लोगों का विकास करना, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार के हस्तक्षेप को कम तो किया गया, लेकिन इन के माध्यम से सरकार की जो सामाजिक जिम्मेदारियां थी, सरकार उनके निर्वाह को सही तरीके से नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये एक समस्या थी उस टाइम ड्यूरेशन में कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो हमने लाने के बाद में ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अगर बात करें, ओवरऑल बात करें, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती, या हम ऐसी कंडीशन पे भी पहुंच जाते जहां से उभर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के सामने इनको नेग्लिजिबल किया जा सकता है, इनको छोड़ा जा सकता है कि अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, नुकसान कम हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो फ़ायदे के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देश के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। बात समझ में आ रही है। तो ये देश के लिए नई औद्योगिक नीति लाई गई थी और इसके बाद देश का विकास जो है वो तेज़ी से हुआ है। और चीज़ें जो हैं वो आज आपके सामने हैं कि आज हमारा देश जो है वो कहाँ पर खड़ा है और 1991 के पहले हमारा देश कहाँ पर खड़ा था। तो आप कंपेयर कर सकते हैं और विकास को देख सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें थी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।